तो अगली जो थ्योरम हमारी है वो क्या है बताओ। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि किसी भी जनरेटिंग एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। तो थ्योरम नंबर 3 है जनरेटिंग एलिमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इस कथन में कोई दिक्कत तो नहीं, कथन तो एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हो सकता है कि ग्रुप मेरा फाइनाइट हो सकता है ग्रुप मेरा इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्या है भाई। किसी एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। हम ये दिखाना है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है ना वो जनरेटिंग एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर है। तो हम पहले मान लेते हैं कि जनरेटिंग एलिमेंट का कुछ ना कुछ ऑर्डर है, ठीक है, फिर दिखा देते हैं कि वही ग्रुप का भी ऑर्डर है, यही काम करना है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट G इज इक्वल्स टू दिस। अगर मैं सिंपली यही लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, G इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। तो वो जो लाइन हम बार बार लिख रहे थे अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू n, है ना, फाइनाइट ऑर्डर, ठीक ना। मतलब दो केस बन जाते हैं, तुम लोग समझ पा रहे हो कि ऑर्डर ऑफ ए या तो फाइनाइट हो सकता है, ठीक है, और या क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो हम लोग पहले फाइनाइट के लिए बात कर लेते हैं। देखो अगर ऑर्डर ऑफ ए n है ना, और a जो है g को जनरेट कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, लिखो नीचे से, सिंस g is generated by a, this implies that every element of g। देखो एक चीज तुम लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, जैसे ही ये बात आती है ना कि g जनरेटेड बाय a, तो हम क्या लिख रहे हैं बार बार कि every element of g can be written as some integral power of a। ये बात हर बार यूज कर रहे हैं, इसी रिजल्ट का देखो यूज तुम्हें अब ये बात थॉट प्रोसेस में होनी चाहिए कि जब ये वाला स्टेटमेंट आया तो ये वाला स्टेटमेंट का यूज करना है, ये वाले, हाँ ये डेफिनेशन में ही मेंशन है, उसी को तो यूज करेंगे ना। तो लिखो इफ या सिंस ए जी इज जनरेटेड बाय ए, तो दिस इंप्लाइज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज some integral power of a, some integral power of a, ठीक है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। now let g is equals to, g में एलिमेंट क्या है हम वो डिफाइन करना चाह रहे हैं, a की पावर 0 इक्वल्स टू आइडेंटिटी a1 a2 डॉट डॉट an माइनस 1, ठीक है। हम मान रहे हैं कि g में इतने एलिमेंट हैं, है ना, या ये जो एलिमेंट हैं सेट जी के मेंबर हैं, ऐसा हमने माना अभी, ठीक ना। अब देखो दो बातें हैं, समझ में जरा ध्यान से, यहां से प्रूफ कैसे करना है। जी में बताओ कितने एलिमेंट हैं, शिवांश इधर देखो पहले, जी में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है, ठीक ना, n माइनस 1 नहीं, कितने हैं, n एलिमेंट हैं। अगर हम ये बात दिखा दें कि ये जो n एलिमेंट हैं ये क्या है, इनमें से कोई से भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, पहली बात तो ये क्या दिखा दें कि इनमें से कोई से भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है। दूसरी बात क्या बताओ, दूसरी बात ये दिखा दें कि इन एलिमेंटों के अलावा जी में और कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दो बातें मैं दिखाऊंगा, कौन कौन सी, एक तो ये कि इनमें से कोई दो एलिमेंट बराबर नहीं है, और दूसरी कि जी में इनके अलावा कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
तो इसका मतलब जी में कितने एलिमेंट आएंगे, n ही एलिमेंट आएंगे, और ऑर्डर ऑफ ए तुमने क्या माना है, n माना ही है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यही काम करेंगे। इनफाइनाइट के लिए तो बड़ा इजी है, इनफाइनाइट के लिए तो करना बहुत आसान है, वो तो दिखा देंगे भी दूसरा केस। पहला जो केस है ना, फाइनाइट ऑर्डर के लिए, वो थोड़ा सा समझने का बात है, ठीक ना, कैसे क्या करना है। तो अब हम क्लेम करेंगे दो बातें। पहला मैं क्लेम क्या करूंगा, लिखो, नाउ वी क्लेम दैट no two element of G is equal। नो कोई भी G के दो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, हम ऐसा क्लेम करते हैं, ठीक ना, ये बात हमने क्लेम कर दिया। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। लेट इफ इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, इफ इट पॉसिबल दैट ए की पावर r इज इक्वल टू ए की पावर s। ठीक है, मान लो कि ऐसा पॉसिबल होता, इनमें से कोई दो एलिमेंट इक्वल होते, तब क्या घटना घटती, देखो जरा। दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर r माइनस s इज इक्वल टू ए की पावर 0। मीन्स क्या था, आइडेंटिटी। ए की पावर 0 क्या है, आइडेंटिटी है। तो दिस इंप्लाइज क्या बताओ, ए की पावर r माइनस s इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, अब एक चीज जरा देखो, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए अगर n है तो फिर ये क्या क्या इंप्लाइज करेगा कि n सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, n सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट कि a की पावर n लगाने पे आइडेंटिटी मिलता है। ठीक है, अब जरा देखो यहां पे थोड़ा सा मेंशन कर लेना कि r बड़ा है s से, ठीक ना, ऐसा मान लेते हैं कि r बड़ा है s से। ठीक है, अब लेकिन जरा देखो ये तो आ गया a की पावर r माइनस s करने पे ही क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, ठीक ना, जो कि एक गलत रिजल्ट है कि नहीं बताओ, क्योंकि बताओ a की पावर n आइडेंटिटी होगा और n ही सबसे छोटा इंटीजर है जो ऐसा काम कर सकता है, और उससे छोटा कोई इंटीजर पॉसिबल ही नहीं है कि उसको आइडेंटिटी बना दे जब ऑर्डर ऑफ ए एन हो तब। ये तो हमने पहले ही माना है कि ऑर्डर ऑफ ए एन है, ठीक ना, तो यही नीचे लिखो आगे। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, अरे बताओ भाई। which is a contradiction as, क्यों contradiction, as order of A is equals to n implies that n is the least positive integer such that a की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी है ना। अब उससे r माइनस एस तो छोटा ही है n से, क्योंकि भाई देखो ये n माइनस 1 तक ही तो पावर गई हुई है, तो मतलब जो इधर की पावर सब है n से छोटे ही पावर है, कोई भी इसमें एलिमेंट जो है a की पावर n टाइप का नहीं है, और उनमें से भी डिफरेंस कर रहे हो तो ये तो n से छोटा ही रहेगा। ठीक है, और छोटा है n से और आइडेंटिटी भी दे रहा है, तो ये बात क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, क्योंकि n सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो a की पावर n करने पे आइडेंटिटी होगा। ये बात स्पष्ट है सर, लेकिन यहाँ पर ये दिखाना तो पड़ेगा कि मतलब r and s लेस देन n। अरे भाई r और s मैंने क्या लिया हुआ है, इसी में से कोई एलिमेंट लिया हुआ ना, मैं तो यहाँ पे लिख ही रहा हूँ ना कि नो टू एलिमेंट ऑफ g, तो मैं एलिमेंट a की पावर r कहाँ से ले रहा हूँ, g से ही ले रहा हूँ।
तो फिर वो n से छोटा ही है ना, क्योंकि g देखो मैक्सिमम कहाँ तक गया है, n-1 तक गया है, तो ये चीज़ लिखना जरूरी है वहाँ पे, ऐसा लिखना जरूरी है नहीं ना। पता तो चल जाता है वैसे, लेकिन ये भूल जाए तो दिक्कत होगा। तो भूलोगे क्यों, फिर वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि तुम यहाँ क्लेम क्या कर रहे हो कि इसमें के कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, और इसमें कोई भी एलिमेंट जो है a की पावर n से क्या है, बड़ा नहीं, छोटा ही है, ठीक ना। ये तो मैंने इसमें लिए ही हुए हैं ऐसे सेट, ठीक बात है। तो लिखो देयरफॉर नो टू एलिमेंट ऑफ G इज इक्वल, ठीक है, नो टू एलिमेंट ऑफ G इज इक्वल। ये प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है और बहुत बड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। देयरफॉर no two elements of G are equal। ये बात हमने प्रूफ कर दी। अब बताओ क्या बचता है। अब बचता है कि ये तो बात हो गई कि इसमें से कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, और अब ये कहना है हमको कि G जो है इन n एलिमेंटों के अलावा और एलिमेंट अपने अंदर नहीं रखता है। तो अब वही चीज लिखो, now again, या लिखो again we claim that G doesn't contain G doesn't contain any more element, ठीक है ना। हमारा अब ये क्लेम है कि जो हमने G से डिफाइन किया था, अब G जो है उससे ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करने में क्या है, असक्षम है, सक्षम है ही नहीं, उसमें उतने ही एलिमेंट आएंगे, ठीक ना, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। ऑन कंट्रेरी अब इस बात को प्रूव कर रहे हैं, लेट a की पावर m बिलोंगिंग टू G, ठीक ना, फॉर सम m जो ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन है किससे, n से, है ना, बिलोंगिंग टू Z। अब ये जो a की पावर m है ना, ये जो a की पावर m है, ये क्या है बताओ, या यहां पे इक्वलिटी हटा दो, ठीक ना, जो कि एडिट ऑन कंट्रेरी, RY छूट गया है, ठीक ना। ऑन कंट्रेरी मतलब कि हम उल्टे मान लेते हैं कि चलो a की पावर m कोई एलिमेंट है G में, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या दिखाएंगे कि ये a की पावर m क्या है, अगर है तो ये, हाँ, m n से बड़ा है, ऐसा अगर मतलब हम दिखाएं कि चलो एक ऐसा a की पावर m है जो m n से बड़ा है और G में बिलोंग कर रहा है, ठीक ना, तो क्या मतलब इसका निकलेगा। देखो अब देखो m और n क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक ना। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े ही हो तुम लोग, है ना। हाँ, बस ये दिखा देंगे कि ये की पावर m कुछ और नहीं है, उन्हीं में से कोई एक एलिमेंट ही है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम दिखा देंगे, ठीक ना। तो लिखो नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर इंटीजर्स m and n, there exist two integer q and r such that a की पावर m
या ए की पावर m नहीं, m इज इक्वल्स टू n डॉट q प्लस r, वेयर r जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा n से छोटा होगा। डिवीजन एल्गोरिथम यही कहती है, स्टेटमेंट उसका। ठीक है, अब ऊपर हटा देना। प्रूफ कुछ बड़ा हो गया क्या इसका? इंटरेस्टिंग है कि नहीं बताओ? इंटरेस्टिंग है ना? सिवा तुम हंस क्यों रहे हो? इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? अरे इतनी मजेदार बातें चल रही हैं यार, कैसे कैसे हम लोग अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं 3-5 करते करते। ठीक ना, जीवन में तो जो समस्या आती हैं वो इससे आसान ही आती हैं। जब तुम इन सारी समस्याओं का हल निकाल ले रहे हो तो जीवन की समस्याएं तो हल निकाल ही लोगे। ठीक ना, कभी देखना तुम्हें उतना तनाव नहीं होगा जितना तनाव दूसरे वाले लोग लेते रहते हैं। ठीक ना, होता तो है लेकिन कम होता है। अब देखो, देयरफॉर a की पावर m को क्या लिख सकते हैं? a की पावर n डॉट q प्लस r लिख सकते हैं, और इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a की पावर n डॉट q डॉट a की पावर r। अब इसको लिख सकते हैं क्या, ये बताओ? a की पावर n की पावर q, mn देखो आया है, इंडेक्सिंग फॉर्म फिर हो रही। ठीक ना, तो a की पावर n की पावर q डॉट a की पावर r, अब ये आइडेंटिटी बन गया। तो e की पावर q डॉट a की पावर r मतलब a की पावर r, यही बना ना। वेयर r बताओ क्या है? n से छोटा और 0 से कोई ना कोई बड़ा एलिमेंट है। दैट इज a की पावर m क्या है? a की पावर r के बराबर ही है, कुछ और नहीं है। जहाँ पे हाँ r जो है ना, तो ठीक है, ये बात हमने दिखा दिया। Therefore, a की पावर m is nothing else but an element of g। ठीक ना, मतलब a की पावर m कुछ अलग नहीं है, वो एक g का ही मेंबर है जो g हमने एज्यूम किया था। ठीक ना, तो हेंस ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू, बताओ क्या हो गया? n हो गया, विच इज ऑर्डर ऑफ a हो गया। ठीक है, तो ये बात प्रूफ कर दिया। कब के लिए बताओ? जब n मेरा क्या था? फाइनाइट था। ठीक ना, अब n अगर इनफाइनाइट हो गया तो अब अगेन देखो, if order of a is infinite है ना, तब क्या होगा? जरा देखो, तो इसका मतलब g के अंदर भी कैसे होने चाहिए? इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, नाउ since g is generated by a, this implies a की पावर 0, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट बिलोंगिंग टू g, ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक ना, ये क्या है बताओ? इनफाइनाइट एलिमेंट है ना भाई। जब g a से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब इस जो g में होंगे वो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे। अब बात ये कह देनी है कि जो जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है ना, ये सब के सब क्या हैं? अलग अलग हैं। ऐसा अगर हो सकता है कि वो दोनों कुछ ना कुछ दो बराबर हो, तब तो फिर g फाइनाइट हो जाएगा, तब तो ऑर्डर ऑफ g के बराबर हो ही नहीं पाएगा। अब टारगेट क्या है? अब टारगेट ये दिखाना है कि इनमें से कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स g के अंदर है, इसका मतलब g का ऑर्डर भी कितना है? इनफाइनाइट है, और एक ऑर्डर तो इनफाइनाइट है ही। इसी चीज का यूज करते हुए हम दिखाएंगे ये चीज। ठीक है, अब लिखो, नाउ वी क्लेम दैट, ऊपर मिटा दें क्या? हाँ, नाउ वी क्लेम दैट
नाउ वी क्लेम दैट, क्या क्लेम कर रहे हैं? हाँ, नो टू एलिमेंट ऑफ जी आर इक्वल, क्या लिखा जा रहा है? तो हम मान लेते हैं कि ऑन कंट्रेरी लेट a की पावर r इज इक्वल टू a की पावर s, है ना, r ग्रेटर देन s के लिए, और ये सब के सब क्या हैं? इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इनमें से कोई दो एलिमेंट मान लिया हमने बराबर है। तो दिस इंप्लाइज, बताओ क्या? a की पावर r माइनस s बराबर a की पावर आइडेंटिटी, a की पावर सॉरी 0 मीन्स आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज a की पावर r माइनस s इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक ना। दिस लेट, नीचे लिखो लेट नाउ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर r माइनस s इज इक्वल टू m बिलोंगिंग टू z, ठीक है। r माइनस s भी एक इंटीजर ही आएगा, तो मैंने उसको m नाम दे दिया है। अब इस बात का क्या है मतलब, जरा निकला इसका मतलब फाइनाइट हो गया कि ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, यही मतलब निकला ना। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। हाँ, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m एंड finite also, which is a contradiction, hence no two element of G can be equal, ठीक ना। therefore ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, और सब के सब क्या है? दोनों इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं, ठीक ना। तो ये थ्योरम हमारी हो गई प्रूफ। अब बताओ थ्योरम को एक बार फिर से सिर से लेके पांव तक देख लो। एक आध पेज भर गया होगा, 2 पेज भर गया, 1 पेज भरा, चलो ठीक है। तो 1 पेज की थ्योरम थी जहाँ तक मुझे लग रहा था कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। थोड़ा बोर्ड पे मैं बड़ा दूर दूर लिखता हूँ तो इसलिए थ्योरम क्या है जरा सा लिखो, फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या है। e पावर p where p is co-prime with n, और भी कुछ है क्या? co-prime with n, बस इतना ही है ना? क्या चीज है? अच्छा, एंड p जो है यही है ना, ग्रेटर देन 0 लेस देन n, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब देखो जरा, ये मान लो प्रूफ करने के लिए आ ही जाए। अब n और p क्या है बताओ? को प्राइम है, तो इनके लिए कोई ना कोई q और r मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैंने एक बार बताया था कि जैसे मान लो 5 है और 6 है, इनका जीसीडी क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो 5 डॉट q प्लस 6 डॉट r इक्वल्स टू 1, मतलब कि जो जीसीडी है उसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये बात मैंने बताई थी एक बार, ठीक ना, प्रूफ करवाया था। अब जैसे यहाँ बताओ क्या हो सकता है? q की वैल्यू क्या ले लूँ मैं? q की वैल्यू -1 ले लूँ और r की वैल्यू क्या ले लूँ? 1 ले लूँ, ठीक ना। q और r इंटीजर ही हैं, तो यहाँ पे जैसे ही पुट करूँगा तो ये होल्ड हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। उसी तरह p और n के लिए भी ये बात होल्ड होगी, ठीक है। और फिर मैं दिखा दूंगा क्या
कि एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी रिटेन एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ A की पावर P, तो A की पावर P भी जनरेटर हो जाएगा, ठीक ना। यही काम करना है। जरा देखो, मैं प्रूफ लिख रहा हूं एक बार। लिख लो प्रूफ इसका। Let G is equals to this. This implies every element of G can be written as some integral power of A. Let A की पावर R belonging to G where R belonging to integer, ठीक ना। G का कोई मेंबर इसी टाइप का होगा, ध्यान देना सिवा फिर तुम कंफ्यूज करोगे। G का जो मेंबर होगा वो इसी टाइप का होगा, A की सम इंटीग्रल पावर के टाइप का होगा, ठीक ना। अब देखो, मैं कहूंगा कि A की पावर P भी जनरेटर का काम करेगा। कब करेगा? जब मैं इसके एलिमेंट को इसकी किसी पावर के रूप में लिख पाऊं, तभी ना। जैसे A जनरेटर है तो मैं G के सारे एलिमेंट को A की किसी न किसी इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मेरा टारगेट है कि मैं कहूं कि A की पावर P भी क्या है? जनरेटर है। तो तभी मैं कह पाऊंगा कि जब G का हर एक मेंबर इस A की पावर P के किसी न किसी इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जा सके, तभी तो मैं कह पाऊंगा ना। अब मैंने यहाँ पे एक जनरल एलिमेंट लिया हुआ है और मैं क्या दिखाना चाहूंगा कि ये कुछ और नहीं है, इसी के कोई ना कोई इंटीग्रल पावर है। कैसे दिखाऊंगा? अब जरा देखो, वही बात है। कैसे दिखाऊंगा जरा देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि P और N क्या है बताओ? को प्राइम है। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो इसी कंडीशन का उपयोग करके दिखाएंगे और तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो नाउ लिखो, सिंस P एंड N आर को प्राइम। जब ये को प्राइम है तो दिस इंप्लाइज दैट कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट टू इंटीजर Q and R such that P dot Q plus N dot R is equals to 1। जब ये P और N को प्राइम है तो इनका GCD क्या आएगा? 1 ही आएगा। और फिर हम उस 1 को N और P के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं, पहले से रिजल्ट पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो जरा, ये ऊपर हटा देते हैं, ठीक है। यहां से हटाते हैं। अब देखो G का मेंबर क्या है? A की पावर R टाइप का है, ठीक है। तो नाउ A की पावर R को हम क्या लिख सकते हैं? A की पावर 1 की पावर R, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? P डॉट Q प्लस N डॉट R। तो A की पावर क्या हो जाएगा? P डॉट Q प्लस N डॉट R। और पूरे की पावर क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? A की पावर P डॉट Q इंटू A की पावर N डॉट R, पूरे की पावर R लगा हुआ है, ठीक है। अब बताओ इसको, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है ना? कैसे आइडेंटिटी है बताओ? A के पावर N। हाँ, ये जनरेटिंग एलिमेंट है तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ही होगा। तो इसका N लगेंगे तो ये आइडेंटिटी बन गया, ठीक ना। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या? A की पावर P डॉट Q की पावर R, और यहां पर क्या लिख दूं बताओ? इसको पूरा सीधे सीधे देखो, आइडेंटिटी की पावर R कुछ भी कर लो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ गया? A की पावर
इसको जरा इंडेक्स को मैं बैलेंस कर लूँ, इंडेक्स को बैलेंस कर लूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो R नीचे चला आया और ऊपर चला गया क्या, P डॉट Q चला गया। ओ सॉरी, हमें A की पावर P चाहिए ना, ये तुम लोग नालायक हो, A की पावर P चाहिए ना हमको। A की पावर P नीचे ही रहने देते हैं और इस Q को ऊपर कर लेते हैं, तो Q डॉट R हो जाएगा। दो इंटीजर हैं, उनका मल्टीप्लाई करके फिर से कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो बराबर A की पावर P की पावर समथिंग, कुछ क्या छूटा, m कर लें, m तो कहीं नहीं आया है, m कर लेते हैं, वेयर m इज इक्वल टू Q डॉट R है और बिलोंग कहाँ कर रहा है, Z में बिलोंग कर रहा है। अब देखो ये मेंबर था A की पावर R G का, कोई जनरल मेंबर था, और उसको हमने क्या दिखा दिया कि वो A की पावर P के इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A की पावर B क्या हो गया, जनरेटिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर, नीचे से लिखो देयरफॉर दैट इज A की पावर R इज इक्वल टू A की पावर P की पावर M। देयरफॉर we show that each element of G can be written as some integral power of A की पावर P, A की पावर P के किसी न किसी इंटीग्रल फॉर्म में लिखा जा सकता है। Therefore G is generated by A की पावर P, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, पूरा प्रूफ समझ में आया ना, ठीक है। तो आज की जो कहानी है वो यहीं तक है। हाँ, क्वेश्चन बता दिया जाएगा, क्वेश्चन की कोई उसी के नीचे का ही। अच्छा चलो ठीक है।